एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग सीख रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को लोग कुछ कम शब्दों में ए ओ डी भी कहते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो, यदि x का वैल्यू आप इंक्रीज करवा रहे हैं तो y भी इंक्रीज करे, लेकिन यदि x का वैल्यू आप इंक्रीज किए तो y डिक्रीज कर गया। जहां रिलेशन सीधा हो वह फंक्शन इंक्रीजिंग, और जहां रिलेशन कन्वर्स हो वह फंक्शन कहलाएगा डिक्रीजिंग। x के वैल्यू बढ़ने से फंक्शन का भी वैल्यू बढ़े, यानी x के वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू भी बढ़े तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन यदि x का वैल्यू इंक्रीज किया और y का वैल्यू डिक्रीज कर गया, या यदि x का वैल्यू डिक्रीज किया तो y का वैल्यू इंक्रीज किया, तो उस अवस्था में हम लोग कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ग्राफ देखना आप जानते होंगे, जैसे यह हम लिखे हुए हैं यहाँ, पहले इसको प्रिंट कर लीजिए, नए सिरे से ग्राफ बनाएंगे। ध्यान से देखिए, यदि x का वैल्यू x1 है और x1 से पहुंच गया x2 तो x का वैल्यू इंक्रीज हुआ है। ग्राफ का वैल्यू ये y कोऑर्डिनेट बताता है, यानी x के वैल्यू इंक्रीज होने से y का वैल्यू भी इंक्रीज हुआ है, तो यह फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। कुछ मौके पे ऐसा होगा कि x का वैल्यू इंक्रीज करे तो y का वैल्यू डिक्रीज भी नहीं करेगा और ना भी इंक्रीज करेगा। जैसे आप यहाँ देखिए, यहां तक जो लिखे हुए हैं वह फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब x का वैल्यू इंक्रीज किया तो y का वैल्यू इंक्रीज नहीं किया, कांस्टेंट है, तब भी यह फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी x के वैल्यू इंक्रीज करने से y का वैल्यू इंक्रीज करे या y का वैल्यू कांस्टेंट हो, उस अवस्था में हम लोग कहेंगे कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। लेकिन यदि x का वैल्यू इंक्रीज करने से y का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करे, तब इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसको कहेंगे केवल इंक्रीजिंग। x के इंक्रीज करने से y इंक्रीज करे या y कांस्टेंट रहे तो यह फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। x के इंक्रीज करने से y का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करे, तब इस फंक्शन का नाम होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है
लेकिन ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यदि x1 का वैल्यू x2 के करीब पहुंच गया तो आप कह रहे हैं कि x1 इंक्रीज किया, तो निसंदेह x1 का वैल्यू x2 से छोटा होगा। लेकिन फंक्शन का वैल्यू या तो इंक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि f(x1) का वैल्यू f(x2) से छोटा होगा या दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगा। फिर से समझ लीजिए, x इंक्रीज करने से y का वैल्यू इंक्रीज करे या y का वैल्यू कांस्टेंट रहे तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। लेकिन यदि x का वैल्यू इंक्रीज करे और y हमेशा हमेशा इंक्रीज करे तो यह फंक्शन कहलाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप यह लिखे हैं कि x1 लेस देन x2। यदि x इंक्रीज किया तो हर हाल में फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करना ही चाहिए। यानी आप कहेंगे f(x1) ऑलवेज लेस देन f(x2)। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस क्या है? x इंक्रीज करने से y का वैल्यू या तो इंक्रीज करे या तो कांस्टेंट रहे तो फंक्शन इंक्रीजिंग। x का वैल्यू इंक्रीज करे तो y ऑलवेज इंक्रीज करना चाहिए। उस अवस्था में हम लोग कहेंगे कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दोनों फिगर को आप नोट कर लीजिए। भविष्य का बात नहीं सोचना है कि जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो क्या जरूरत पड़ेगा। ये सब बताने के पीछे रीजन होता है कि आप एडवांस क्वेश्चन को भी सोल्व करने का पावर रखते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस फिगर वगैरह का कोई महत्व नहीं, एक ही चीज मालूम होना चाहिए, इसका नाम है dy/dx। स्ट्रिक्टली मीनिंग से भी आप समझ रहे होंगे, जैसे कहा जाता है बोलचाल में कि वह बहुत स्ट्रिक्ट है ना। मतलब ये फंक्शन एक पल के लिए भी कांस्टेंट वैल्यू देने वाला नहीं है, हमेशा यह इंक्रीजिंग ही होगा। x इंक्रीज करने से देखिए y का वैल्यू क्या है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये y का वैल्यू है। x का वैल्यू इंक्रीज किया तो y का वैल्यू डिक्रीज किया।
जहां ऐसा हो या x के वैल्यू डिक्रीज करने से x का वैल्यू इंक्रीज करने से y का वैल्यू कांस्टेंट रहे, उस अवस्था में भी हम लोग कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। कुल मिलाकर के रिवर्स कह सकते हैं, x इंक्रीज तो y डिक्रीज, और यदि x डिक्रीज तो y इंक्रीज होना चाहिए। आप यहां से यहां जब पहुंचे हैं तो फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज हुआ, लेकिन x का वैल्यू इंक्रीज हुआ। सोच के बोलिएगा कि x1 x2 से छोटा है, लेकिन यह जो वैल्यू है वह फंक्शन का क्या है, बड़ा है, यानी f(x1) ग्रेटर देन f(x2). इसके वजह से फंक्शन का वैल्यू यह मिला है, और इसके वजह से फंक्शन का वैल्यू यह मिला, यह वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, बड़ा वैल्यू है, वही तो लिखे हुए, या समटाइम्स या इक्वल भी हो सकता है। x इंक्रीज करने से y का वैल्यू हमेशा डिक्रीज कर रहा है, एक पल के लिए भी कांस्टेंट नहीं हो, और एक पल के लिए भी कांस्टेंट नहीं हो, इस अवस्था में हम लोग कहेंगे कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ डिक्रीजिंग लिखा हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब x का वैल्यू डिक्रीज करे तो हर हाल में y का वैल्यू इंक्रीज हो, या x का वैल्यू इंक्रीज करे तो हर हाल में y का वैल्यू डिक्रीज करना चाहिए। रिवर्स यहाँ रूल है। आप सोच करके बताइए कि x1 और x2 में दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है, x1, और x2 में बड़ा वैल्यू कौन है, x2। लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं इसके वजह से मिला है f(x1) और इसके वजह से मिला है f(x2), दोनों में जानते हैं बड़ा वैल्यू कौन है, दिस, क्योंकि निगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे -2 और एक है -3, यह वैल्यू इससे बड़ा है और y कोऑर्डिनेट निगेटिव है, इसीलिए यह वैल्यू इससे क्या है, ऑलवेज बड़ा है। आगे नोट में लिखवाएंगे, इंक्रीजिंग लेने से इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन लेने से इनइक्वालिटी चेंज होता है। क्यों चेंज हो रहा है आप खुद देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि x1 x2 से छोटा है, वजह चूंकि x1 यहाँ है और x2 यहाँ है। आप कह रहे हैं कि यह जो वैल्यू है उसका नाम है f(x1) और यह जो वैल्यू है उसका नाम है f(x2), दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है, दिस, क्योंकि यह निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, और निगेटिव में वह वैल्यू बड़ा होता है जो छोटा होता है। यानी आप कह रहे हैं कि f(x1) ग्रेटर देन f(x2). यदि ग्राफ देख करके आप पहचान सकते हैं तो देखना है, ये ग्राफ देख करके अभी जो लिखने जा रहे हैं कि वह इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है।
सोचिए और बताइए कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y का वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज है। लेकिन कुछ पल के बाद x का वैल्यू इंक्रीज किए तो y का वैल्यू क्या हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये फंक्शन अपने डोमेन में ना तो केवल इंक्रीजिंग है ना तो केवल डिक्रीजिंग है, कुछ पल के लिए इंक्रीजिंग है और कुछ पल के लिए डिक्रीजिंग है। जैसे मान लिया जाए कि ये पीक पॉइंट हुआ और यहाँ आप यह लिख दिए, यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो x का वैल्यू इंक्रीज और y का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है वह इंक्रीजिंग है, बट यदि यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो यह फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अपने डोमेन में यह फंक्शन केवल इंक्रीजिंग और केवल डिक्रीजिंग नहीं है। इस स्टाइल में हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्राफ देख करके भी आप बता सकते हैं। x का वैल्यू इंक्रीज तो y का वैल्यू भी इंक्रीज, x का वैल्यू यदि डिक्रीज तो y का वैल्यू भी डिक्रीज, और यदि x इंक्रीज और y डिक्रीज तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। रैंडम कोई आपसे ये पूछे कि यदि यह 0 है x का वैल्यू, और मान लिया जाए कि यह x का वैल्यू आप कह रहे हैं कि 1 है, 0 और 1 के बीच में यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप बता सकते हैं 0 और 1 के बीच में जो हमारा यह फंक्शन है वह क्या है, डिक्रीजिंग है। कोई पूछे यदि मान लिया जाए कि यह वैल्यू -1 है, -1 और 0 के बीच, तो आप कहेंगे कि यह फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो किसी खास इंटरवल के लिए आप बता सकते हैं। दिमाग में सोचिए कि साइन x इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये बात कौन बताया, ग्राफ। इस फंक्शन के बारे में देखिए, आप कह रहे हैं कि x का वैल्यू मान लिया जाए कि यह x1 है और x का वैल्यू मान लिया जाए कि यह x2 है। यदि x का वैल्यू x1 है तो y का वैल्यू ये रहा, यदि x का वैल्यू x2 है तो y का वैल्यू यह रहा। यानी x को इंक्रीज करने से y का वैल्यू इंक्रीज नहीं करता है, y का वैल्यू हमेशा क्या बना रहेगा, c। मतलब यह फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, यह फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, ये फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब एक रूल देने जा रहे हैं और आप सवाल करेंगे कि यह रूल क्यों ऐसा होता है। इसलिए थोड़ा सा एक चीज जरूरी है यहाँ बताना। आपसे यह सवाल किया जा रहा है कि यह x एक्सिस या y एक्सिस या कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप पढ़े होंगे कि यही एंगल जो होता है उस एंगल का नाम होता है स्लोप एंगल। और स्लोप एंगल में यदि आप tan लगाते हैं तो इससे जो वैल्यू मिलता है उसी का नाम होता है स्लोप। और स्लोप के लिए सिंबल क्या लिखते हैं आप, m। m इक्वल टू आप लिखे हुए हैं tan थीटा। आप पढ़े होंगे क्लास 11 में tan थीटा कभी पॉजिटिव होता है और कभी निगेटिव होता है, ये डिपेंड करता है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। आप जानते होंगे कि tan के बारे में हम कह रहे हैं, tan यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब एक्यूट एंगल होगा 0 और 90 के बीच, तो tan का वैल्यू पॉजिटिव। और यदि एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा तो tan का वैल्यू निगेटिव होगा। ये सब पहले से आप जानते आ रहे हैं, केवल याद दिला दिया गया।
यह फंक्शन आपके नजर में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, या कह सकते हैं कि यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वजह x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी क्या है, इंक्रीज कर रहा है। रैंडम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ले लीजिए, जैसे हम यहाँ एक टेंजेंट ले लिए, ये रहा टेंजेंट, यह टेंजेंट है और टेंजेंट का स्लोप आप लोग जानते होंगे। इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वह किसके इक्वल होता है, dy बाई dx। मान लिया जाए कि यह एंगल आप लिख दिए जो थीटा है, बोलिए इसका स्लोप का वैल्यू m जो किसके इक्वल होता है, tan थीटा, जो किसके इक्वल होता है, dy बाई dx। सावधानी से बोलिएगा कि यह थीटा एक्यूट दिखाई दे रहा है कि एब्ट्यूज, एक्यूट, इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा। इसका ये क्लियर हो गया कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ये आप अपने मन से नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यह थीटा है और यह एक्यूट एंगल है और टेंजेंट का स्लोप m इक्वल टू tan थीटा जो dy बाई dx के इक्वल है। tan थीटा में यह थीटा एक्यूट एंगल है और यह tan थीटा हमारा पॉजिटिव होगा जो इक्वल है dy बाई dx, तो dy बाई dx का वैल्यू भी 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि यदि इंक्रीजिंग फंक्शन हो या कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो dy बाई dx का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन यदि आप डिक्रीजिंग फंक्शन लेंगे तो यही वैल्यू आपको निगेटिव दिखाई देगा। कोई भी आप एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बना दीजिए, जैसे रैंडम है, हम एक ग्राफ बना दिए और आपसे पूछने जा रहे हैं कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। जैसे यह ग्राफ है, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा कि यदि आप x का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो y का वैल्यू क्या है, डिक्रीज कर रहा है। यह फंक्शन डिक्रीजिंग है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लीजिए, किसी भी पॉइंट पे, टेंजेंट का मीनिंग है उस पॉइंट को टच करके निकल जाएगा। मान लिया जाए कि आप यहां टेंजेंट ले लिए, इस स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप लिखने जा रहे हैं, जो आप लिखते हैं m इक्वल टू tan थीटा और जो इक्वल होता है dy बाई dx के। आप सोच के बोलिए कि यही जो एंगल है वही एंगल क्या है, थीटा है, और यह एंगल 90 डिग्री से क्या है, बड़ा। थोड़ा सा महसूस कीजिए, ये लिखे हुए आप ऐसा, यह एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा, और जो 90 डिग्री से बड़ा हो वह सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका tan क्या है, लेस देन 0। यानी जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 होगा। अब जो भी आप फिगर बनाए हैं ना, सारी बात को अब भूल जाना है। अब जो परिणाम निकल के आया है उसी को याद रखना है, क्वेश्चन सोल्व करने में आपको वही काम देने वाला है। हम लोग कुछ एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे। यदि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, यदि हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, यदि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। तो जो फॉर्मूला है उसको पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद इसका एप्लीकेशन आपको बताएंगे। कोई भी फंक्शन आप लिखे हैं y इक्वल टू एफ एक्स, इंक्रीजिंग फंक्शन,
इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए याद रखना है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ पल के लिए फंक्शन कांस्टेंट भी रहता है। यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको याद रखना है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यदि डिक्रीजिंग फंक्शन हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो याद रखना होगा dy बाई डी एक्स लेस देन 0। यदि कांस्टेंट फंक्शन हो कांस्टेंट फंक्शन हो तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको खुद मालूम है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0। इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े थे ना, वह अप्रोच तब होता है जब क्वेश्चन का लेवल खूब बढ़िया आ जाए, देख करके समझ लेना कि वह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि नहीं। यदि ये सारा केवल आप याद रख रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन आपसे दूर भागने वाला नहीं है। वह ग्राफ इसलिए बताया है कि यदि जिनको ग्राफ मालूम है वो मौखिक बता देंगे कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। और एक वजह और था, यदि हम डायरेक्ट यह लिख देते तो आप सवाल करते कि यह क्यों हो गया है, लेकिन अब सवाल आप नहीं करेंगे क्योंकि मालूम है कि डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन में टेंजेंट dy बाई डी एक्स की इक्वल है और tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। अब हमारे पास दो स्टाइल का क्वेश्चन मिलने वाला है। दोनों स्टाइल को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। यहां से हम लोग केवल याद यह रख लिए कि यदि इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग है तो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो क्या है। बारी बारी से दोनों टाइप को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखे हैं आपको बताना है कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूफ करके बताना है। एक हुआ ग्राफिकल तरीका, ग्राफ इसका बना लिए बता दिए। एनालिटिकल तरीका देखिए क्या है, आपसे हम पूछ रहे हैं कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपके दिमाग में आना चाहिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू हर हाल में 0 हो, नहीं तो 0 से बड़ा हो। यदि आप यह बात प्रूफ कर दीजिएगा
किसका फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, आप उसी समय कह दीजिएगा कि यह फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करना हो तो ये प्रूफ करना है कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। आप यह चाह रहे हैं कि बताएं कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब यह बताना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब पहले क्या मालूम करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन। एफ एक्स इक्वल टू लिखिए या वाई इक्वल टू लिखिए। आप लिखे हैं वाई इक्वल टू एक्स क्यू और प्लस 2, डिफरेंशिएट कीजिए, बोलिए यह क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स। यहां देख लीजिए यह वैल्यू क्या है, 3x²। कहे थे कि यह पोलिनोमियल फंक्शन है और इसका डोमेन कहे या ना कहे, लेकिन इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ऐसे क्वेश्चन में दे दिया रहता है, यह दे दिया गया। यहां भी आप लिखे हैं 3x²। अब आप बताएंगे 3x² का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि 0 होगा, ये बताना होगा। जब तक यह नहीं बताइएगा तब तक यह नहीं मालूम चलेगा कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। बोलिए x का वैल्यू क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में से पहले आप पॉजिटिव लीजिए और यहां रख दीजिए। पॉजिटिव लिए होंगे तो बोलिए 3x² का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव, कंफर्म है। निगेटिव लीजिए, निगेटिव कहने का मतलब आपने -3 लिया तो -3 रखने गए तो बोलिए यह वैल्यू क्या बन जाएगा, यह भी हो गया पॉजिटिव। फिर आप 0 लिए होंगे तो बोलिए यह वैल्यू क्या हो गया। यानी आप कह रहे हैं कि 3x² का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, चाहे x का कोई भी वैल्यू यहां रखें। यह बात लॉजिक से आपको लिखना होगा, हवा हवाई बात नहीं करना है। जैसे इनमें से रियल नंबर में से कोई भी नंबर यहां रखने जाइए तो परिस्थिति यही आएगा। ऐसे भी आप रटे होंगे, समथिंग का स्क्वायर ऑलवेज 0 या नहीं तो पॉजिटिव। आप कह रहे हैं कि 3x² 0 है या 0 से बड़ा है, किसके लिए, फॉर ऑल दिस, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस। कहे थे कि इसके लिए एक सिंबल भी है जो आप यूज कर सकते हैं, इस पूरे टर्म के लिए एक सिंबल है। आप ऐसे लिखते हैं दिस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप ही बताइए फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है नहीं तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब यह फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, यह होता तब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन केवल क्या है, इंक्रीजिंग। यानी फंक्शन को यह प्रूफ करना हो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, आपका दिमाग बिल्कुल ये जाना चाहिए कि हमको यह प्रूफ करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है या निगेटिव है। जानते हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि कह रहा है प्रूफ करने के लिए, तो आप जान ही गए कि इंक्रीजिंग है, लिख दीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यह क्वेश्चन इसलिए बताया है, पहला टाइप आपके बुक में इसी से शुरुआत किया है कि बताने के लिए कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यह लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू e⁻x, और जहां x क्या है, रियल नंबर। देखिए अब सवाल में हम एक चीज छुपा लिए हैं, क्या प्रूफ करना है वह हमको मालूम है लेकिन हम नहीं लिखे हैं। आपको बताना है कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सवाल समझ गए ना।
आपको यह बताना है कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कि यह फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, कि यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो आप कहेगा सर हमको यह बताना है कि dy बाई dx का वैल्यू कैसा होगा, बस यही बताना है। आप बैठे क्यों, डिफरेंशिएट कीजिए। आपको बताना है कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और यह सब बताने के लिए आपको dy बाई dx का वैल्यू नहीं साइन पता करना होगा कि dy बाई dx क्या क्या हो सकता है, dy बाई dx क्या क्या हो सकता है। तो dy बाई dx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, dy बाई dx का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, dy बाई dx का वैल्यू ग्रेटर देन केवल 0 और dy बाई dx का वैल्यू लेस देन 0। यदि यह आ जाए ना तो आप कहेगा सर फंक्शन इंक्रीजिंग है, और यह आ जाए तो कहिएगा कि यह फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, और यह मिल जाए तो कहिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यह मिल जाए तो कहिएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब यह पता करके नहीं सोच पाइएगा तो बहुत दुखद बात है। ऐसा फंक्शन है जैसे आप ये लिखे एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। अब देखिएगा dy बाई dx आपको कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, गड़बड़ करेगा लॉजिक, और वह लॉजिक कोई अचानक नहीं सीखता है। दिस का तो भाई डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन 4 स्टाइल में हमको मिलेगा। यदि यह मिलेगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यह मिलेगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। dy बाई dx पता कीजिए, तो dy बाई dx पता किए तो dy बाई dx का वैल्यू मिल गया e टू दी पावर x। सबको मालूम है कि यहाँ x का वैल्यू क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर में से रखना होगा, तो रियल नंबर में 3 कैटेगरी है, प्लस माइनस और 0। अब यही नहीं रखिएगा शर्माइएगा तब तो नहीं बता पाइएगा। बोले x का वैल्यू क्या रखना है, पॉजिटिव। अब कहेगा सर पॉजिटिव में क्या रखे, ये सब भी बहुत चिंतित करने वाला विषय आ जाता है। ये रखने जा रहे हैं -2 और x का वैल्यू क्या रख लिए, 0। सबसे पहले रखने जा रहे हैं x का वैल्यू 2। बोलिए e के पावर कितना रखे हैं आप, 2 e स्क्वायर, पॉजिटिव की निगेटिव, इसका मतलब अभी अब क्या लेना है, बोलिए e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 1, और वह भी क्या हो जाएगा, यानी क्लियर है कि x का वैल्यू 2 तब भी पॉजिटिव, x का वैल्यू -2 तब भी पॉजिटिव, और x का वैल्यू 0 तब भी पॉजिटिव। यह ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ये बात आपको खुद से तय करना होगा, इसमें कोई आपका मदद नहीं कर सकता है, ये अपने ऊपर जिम्मेवारी लेना होगा। ध्यान से समझ लीजिए, पुनः इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि खतरा कहाँ है आपको मालूम चल गया होगा। खतरा डिफरेंशिएशन से नहीं है, खतरा इस फॉर्मूला से नहीं है, खतरा इससे है कि हम लोग डरे रहते हैं और पुटिंग नहीं करते हैं। तो ये काम तो आपको करना होगा, आपको बताना है कि यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता नहीं क्या, सबके लिए यही कंडीशन है। दिस मिले तो क्या होगा, दिस मिले तो क्या हो, दिस दिस दिस, सब फॉर्मूला आपको याद है। यानी dy बाई dx पता करके बैठना नहीं है, उसका पता करना होगा साइन, चिन्ह। तो ये पता करने के लिए x रियल नंबर, रियल नंबर के दुनिया में हम लोग चले गए तो सबको मालूम है कि रियल नंबर में पॉजिटिव है, निगेटिव है और क्या है, 0 है। यानी x का वैल्यू लेना है, x का वैल्यू मनपसंद वैल्यू सब लीजिए। जैसे हम ले लिए हैं इस बार 1, x का वैल्यू ले लिए हैं -1 और x का वैल्यू क्या ले लिए, 0। बारी बारी से सभी वैल्यू को यहाँ रखने गए। x का वैल्यू 1 e टू दी पावर 1 और e का वैल्यू होता है पॉजिटिव, इस स्टाइल में पॉजिटिव मिल गया।
बोलिए x का वैल्यू क्या है -1, यहाँ रखिए तो यह वैल्यू होगा e के पावर -1, इसका मतलब 1/e। ये पता ना क्या है, बहुत लोग इसको देख के निगेटिव कह देते हैं, ये पता ना क्या चलते रहता है। ये निगेटिव नहीं है, 1/e है, और यह भी क्या हो गया पॉजिटिव। x का वैल्यू क्या लेना है 0, e⁻0 मतलब 1, और 1 का साइन क्या होता है पॉजिटिव। मतलब फाइनली यह तय हो गया कि यह e⁻x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। किसके लिए? सभी रियल नंबर के लिए। लिखने का तरीका है फॉर दिस, आप बताएंगे dy/dx का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो अपने नोटबुक में आप लिखे हैं वहां से देख करके लिख दीजिए कि फंक्शन कैसा है। हाँ निश्चिंत रहिए, ऐसा क्वेश्चन तो आपसे पूछने वाला है नहीं, वह सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और वह क्या होगा हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल ये लिखा हुआ था सो दैट दिस is strictly increasing function। क्लियर है कि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी dy/dx का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो आप कह सकते हैं कि fx क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इस तरह का, आपको केवल देखिए क्या दिमाग लगाना है, dy/dx का वैल्यू कैसा होगा पॉजिटिव निगेटिव, वही केवल चर्चा करना है। तो वह पुटिंग करने से मिलेगा, dy/dx को देखने से नहीं मिलेगा। ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है अभी, ये बाद में लिखेंगे। यदि x का वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, यदि x का वैल्यू 20 हो तो साइन x क्या है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बता देंगे ना तो आप प्रूफ ना भी होगा तब भी लिख दीजिएगा। आप लोग 9 जो पढ़े रहते हैं ना 11 है उसको फेंकते रहते, कहते उसका कोई काम नहीं है, 12 में सारी बात वो आपसे ले लेगा। नहीं पढ़े हैं तो सब देखिएगा कैसे गड़बड़ करने वाला है। साइन एक्स का ग्राफ 0 से π/2 मन में दोहराइए, मालूम चल गया वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है या नहीं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से सोचिए, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ क्योंकि 0 और π/2 लेना नहीं है। आप लिखे हैं फंक्शन, इसका मतलब y = बेहद आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। साइन एक्स, और क्लियर है कि x का वैल्यू क्या है 0 और π/2 के बीच का नंबर, 0 नहीं।
π/2 नहीं, इसके बीच का नंबर। बोलिए क्या ऐसे ही मिलने वाला है, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो बोलिए आप क्या लिखे होंगे, dy/dx, और यह क्या लिखे हैं, cos x। अब ध्यान से देखेंगे, आपको नहीं मालूम तो हमें सलाह दे रहे हैं, cos x का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा हम नहीं सोच पा रहे। इनमें से कोई एक नंबर रख के देखिए ना आप। बोलिए 0 और π/2 के बीच में कोई नंबर नहीं है जो आपको पसंद है, तो आप क्या रख दिए, x का वैल्यू क्या रखे हैं, π/4, मतलब 45 डिग्री। और बोलिए cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/ निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0। अब आप कहेंगे सर हम यह नहीं रखते तो कैसे करते, 0 और π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। कहाँ पुटिंग किए। अब आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं ये तो आपको सोचना है, नीचे लिख दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर 0 आने का चांस है, नहीं चांस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos केवल पॉजिटिव होता है, तो केवल पॉजिटिव लिखे। π/2 कहीं पुटिंग करना रहता तो यह फंक्शन कहलाता इंक्रीजिंग, जो पुटिंग करना आपको नहीं है। π/2 इस इंटरवल का मीनिंग समझते होंगे, π/2 से पहले। f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो घर से क्वेश्चन बना के लाइएगा, यहाँ केवल क्या है, cos x, इंटरवल सेम है, मालूम चल गया वह क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, और 0 और π/2 के बीच में साइन होता है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव में किससे मल्टीप्लाई है, माइनस से। तो अभी आपको किस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना है वह समझ लीजिए। कोई भी फंक्शन दे ना तो आपसे पूछे कि यह क्या है, वही केवल बताना है। यदि कोई क्वेश्चन हो और पूछे कि कब यह इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये नहीं बताना है। अभी आपको वह क्वेश्चन बताना है जहां फंक्शन लिख दे और पूछे यह क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर अगले दिन हम नेक्स्ट टाइप बताएंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको यही सब पढ़ना है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी क्या है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास आपका यही तक।